2022 में ट्विटर पे एक ट्वीट पब्लिश हुआ। उस ट्वीट का जो मोटो था वो था एंड ऑफ सतोशी, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्वीट में एक्सपोज किया था उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को, ब्लैक रॉक को और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को। और वो बेसिकली ये समझाना चाहते थे कि ये बड़े इंस्टीट्यूट और ये जो ब्लैक रॉक है ये सब मिल के सतोशी का एंड करेंगे। इस ट्वीट में उन्होंने बताया था बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा $3 लाख 2026 में। उस टाइम सबने इसको मजाक समझा, सब लोग कह रहे थे कि इतना बिटकॉइन ऊपर कैसे जा सकता है, कि उस टाइम पे बिटकॉइन चल रहा था $16,000। लेकिन उसमें इतने पॉइंट प्रॉपर तरीके से थे कि कुछ ही टाइम के अंदर उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया। अगर आप उस बारे में आज सोचो तो आपको समझ आएगा कि क्यों इस ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया एंड क्यों आज के टाइम पे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि ब्लैक रॉक फिडेलिटी सतोशी नाकामोटो के पीछे पड़े हैं और वो चाहता है कि सतोशी नाकामोटो को वो हराए। हाय, आई एम जीत शाह। इस वीडियो के अंदर मेरा मोटो सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊं और क्यों लोग सतोशी नाकामोटो के पीछे पड़े हैं। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है विथ पॉइंट्स, विथ डेटा एंड सब कुछ लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्यों बनाया और बिटकॉइन बनाने की ज़रूरत एग्जैक्टली क्यों आई, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं बनती। आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कुछ वजह है, आप पैसा कमाते हो कुछ वजह है। वैसे ही सतोशी नाकामोटो ने एक बहुत ही बड़ी वजह के कारण बिटकॉइन को बनाया था। अब वो क्या हो सकता है उसको समझता है। चैप्टर नंबर 1, Why we need Bitcoin? 2008 में लेमन ब्रदर करके एक बैंक था, उसका क्राइसिस हुआ था और उस टाइम पे पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो गया था। एंड उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन को या फिर एक इंस्टीट्यूट को या फिर एक इंडिविजुअल को, इलॉन मस्क को, क्योंकि सतोशी नाकामोटो कौन है उसको तो कोई नहीं जानता, वर्ल्ड का 10th रिचेस्ट पर्सन है, उसको उस टाइम पे शायद समझ आ गया कि फियाट जो चल रहा है वो एंड ऑफ द डे स्कैम चल रहा है। फियाट से मेरा मतलब है हमारा जो INR होता है, हमारा US डॉलर होता है, वो एंड ऑफ द डे स्कैम है। ऐसा सतोशी नाकामोटो को लगा। और उसको ऐसा क्यों लगा होगा इसके लिए आपको समझना पड़ेगी राजा महाराजा की एक स्टोरी, जिससे आपको समझ आएगा कि हमारा वर्ल्ड का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना कैसे है। आज से 10,000 साल पहले जब वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब बेसिकली 3 टाइप के लोग होते थे। जैसे आज अगर आप बोलोगे तो आज रिच होते हैं, पुअर होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं। वैसे उस टाइम पे भी 3 कैटेगरी थी। पहला होता था राजा, जो कि होता एक्सट्रीम रिच, वेल्दी। फिर होते उनके सामंत, जो कि राजा के साथ राज दरबार में बैठते थे, आप लोगों ने बहुत सारी सीरियल्स में देखा होगा। और फिर आते थे मजदूर, यानी कि वो लोग जो राजा के लिए या फिर उस शहर के लिए, उस पर्टिकुलर गाँव के लिए, साम्राज्य के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते थे। अब उसमें जिसके पास ताकत ज़्यादा होती थी उनको बनाया जाता था वॉरियर्स, यानी कि एंड ऑफ द डे वो लोग लड़ाई करते थे मार्केट में। तो ऐसे 3 कैटेगरी थी और इस तीनों कैटेगरी में राजा के पास बहुत पैसा था जो कि रिच था, मिडिल क्लास से हमारे सामंत, और फिर आते थे गरीब में जहाँ पे मजदूर थे या फिर थे वॉरियर्स। अब उस टाइम पे क्या हुआ है, जो मजदूर वर्ग है उसमें से कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट थे। उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे हम जो एकदम गरीब अवस्था में उससे थोड़ा ऊपर आ पाए। तो दिस गाइज आर पुअर एंड दे वांट टू बिकम मिडिल क्लास, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट दे थॉट कि हमें कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस गाइज, What is price? Price is the value you are providing into the marketplace। यानी कि तुम मार्केट में क्या चीज़ें किस वैल्यू के साथ रखते हो उसकी तुम कीमत चार्ज कर सकते हो। तब उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे उन्होंने पानी को गर्म करके उसमें कुछ चाय पत्ती डाल दिया और चाय बना दी। उन्होंने जो देसी दारू मिलती थी उसको कुछ अलग तरीके से बनाया, पकाया, बहुत लंबे समय तक एक जगह पे रखा और उससे वाइन बनाई। अलग अलग सामग्री से उन्होंने अलग अलग हथियार बनाए, जैसे कि पहले हो सकता था सिर्फ तीर होते थे, उन्होंने बंदूकें बनाई। तो बेसिकली जो मजदूर वर्ग हुआ करता था वो अब आने लगा कारीगर में, यानी कि बिजनेस ओनर्स में। अब क्या हुआ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो राजा थे वो इन कारीगर से, यानी कि बिजनेसमैन से चीज़ें बनवाते, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता और साम्राज्य चल रहा था। अभी भी सेम चीज़ थी, राजा सबसे अमीर, फिर आते थे सामंत और फिर आते थे बिजनेस ओनर्स। अब इंसान की ना एक फितरत होती है, इंसान कंटिन्यूसली ज़िंदगी में आगे बढ़ना प्रेफर करता है और बिजनेस ओनर्स आगे बढ़ते रहे और एक टाइम पे इतने आगे बढ़ गए कि अब बिजनेस ओनर्स की पावर हो गई सामंतों से भी ऊपर। यानी कि वो टाइम आ गया जहाँ पे राजा बिजनेस ओनर से लोन लिया करते थे ताकि वो साम्राज्य चला पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कुछ बिजनेस ओनर्स ने बहुत अच्छा व्यापार किया, यानी कि उन लोगों ने बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा पैसा धन इकट्ठा कर लिया। अब मान लेते राजा को किसी साम्राज्य से युद्ध करना है, तो राजा क्या करता, उस बिजनेस ओनर के पास जाता कि थोड़े मुझे सोना मोहर दे दे, उसके बदले अगर मैं जीत गया तो सोना मोहर तो तुझे वापस मिलेंगे ही, क्योंकि मैं अगर जीतूंगा तो बाकी साम्राज्य से बहुत सारे सोना मोहर आएंगे, प्लस मैं तुझे पूरी ज़िंदगी तक सुखी सुखी कर दूंगा। यानी कि तू पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करेगा तो भी तेरे पास पैसा आता रहेगा और हम तुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे।
अब यहाँ से सारा का सारा फंबल चालू होता है। अब यहाँ पे फंबल क्या है? फंबल है एक ऐसा प्रॉमिस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फंबल है एक ऐसा प्रॉमिस जो पूरा हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बैंकरप्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और ये फंबल ये था कि राजा उस बिजनेस ओनर को ये प्रॉमिस करता कि भाई अगर मैं जीता तो तू बेटर बनेगा, लेकिन अगर राजा हारा तो बिजनेस ओनर के पास जो भी पैसा होता वो तो चला ही जाता, उसको वापस भी नहीं मिलता और आगे किसी और साम्राज्य वाला उस पर राज कर तो उसके पैसे चुरा लेता। तो ये पूरा बैंकरप्ट सिस्टम था, लेकिन ये सालों से चला आ रहा था तो इसको लोगों ने चलने दिया। फिर हमारा इंडिया आगे बढ़ा, फिर हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ा, डेमोक्रेसी हुई, फाइनेंशियल मार्केट आगे बढ़ने लगी, बैंक्स बढ़ने लगी, और ये सेम चीज़ फिर से रिपीट हुई लेमन ब्रदर के क्राइसिस के टाइम पे। अब ये सेम चीज़ होने लगी उस टाइम पे। एक था राजा, यानी कि मे बी आपकी गवर्नमेंट हो सकती है, दूसरा हो गया आपका बैंक्स जो कि बिजनेस ओनर्स हो गए, और तीसरा हो गया पुअर वर्ग जो कि हो गए एक आम इंडिविजुअल। अब बैंक ने क्या फंबल किया समझना, बैंक ने प्रॉमिस पे, अगेन जो पहले प्रॉब्लम हुई थी उसी सेम प्रॉब्लम पे, लोगों को लोन्स बांटने चालू किए, होम लोन्स, ये समझ के कि वापस तो आ ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते एक बैंक है जिसका नाम है ABC बैंक। अब ABC बैंक ने क्या किया, किसी भी पर्सन को एक लोन दिया कि ये तू लोन ले ले 1 करोड़ रुपए का मेरे से, और मुझे पता है कि तू ये वापस कर ही देगा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बैंक के पास से लोन का पैसा कहाँ से आया? तो जिसके पास ज़्यादा ऑलरेडी पैसा था, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स या फिर गवर्नमेंट, उन लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा था। तो बैंक का मॉडल तो बड़ा सिंपल है, 1 करोड़ रुपए सपोज डिपॉजिट आया, उन पे बैंक को देने 6%। किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए का लोन लिया उस पर बैंक को मिलेगा 12% और 6% का उनका प्योर मुनाफा था। अब बैंक्स आ गए लालच में। बैंक्स ने क्या किया, जितना डिपॉजिट नहीं आ रहा था उससे ज़्यादा लोन्स देने चालू कर दिए कि बैंक के लिए एक एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल बिजनेस था। जितने बैंक्स लोन देते उतना उनको इंटरेस्ट मिलता, उतना उनको ब्याज मिलता, एंड हर एक पर्सन यहाँ पे पैसा कमा रहा था, बैंक्स कमा रहे थे। एटलीस्ट बैंक्स की बैलेंस शीट मजबूत हो रही थी, सबको दिख रहा था कि बैलेंस बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे लोन्स बांट रहे हैं, उनके पोस्टर्स बनने लगे, हर एक जगह पे बैंक्स की वाहवाह होने लगी, और उस रीज़न से और इन्वेस्टर ने भी बैंक में इन्वेस्ट किया कि आप और लोन्स बांटो, धंधा मस्त चल रहा है, हमें हमारा पैसा एंड में मिल जाएगा। और फिर हुआ पूरा का पूरा फंबल। अब क्या हुआ समझना, अब लोग लोन नहीं लौटा पा रहे थे तो बैंक हो गया बैंकरप्ट। एग्जाम्पल समझते आपको बेटर आइडिया आएगा। मान लेते मैंने बैंक में रखे थे 1 करोड़ रुपए, अब बैंक ने उस 1 करोड़ को 3 लोगों को लोन दे दिया और वो पर्सन अब लौटा नहीं पा रहा है। अब मैंने बैंक से बोला मैं मेरे 1 करोड़ रुपए वापस दे दे, बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो बैंक के पास पैसा नहीं था और ये पूरा का पूरा एक फंबल हो गया, और उसी रीज़न से लेमन ब्रदर को, एक बहुत बड़े बैंक को, बैंकरप्सी अनाउंस करनी पड़ी। एक दिन के अंदर US मार्केट में 15 लाख लोग होमलेस हो गए, और उसमें से 41% लोग एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि एम्प्लॉयज़ जिसके पास सैलरी भी आ रही थी वो लोग भी लोन नहीं चुका पा रहे थे। उसका भी रीज़न समझते हैं। उसका रीज़न ये था, जहाँ पे वो लोग जॉब कर रहे थे उन पर्टिकुलर कंपनीज़ ने भी, क्योंकि मार्केट क्रैश होती है तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है, मनी का फ्लो बंद हो जाता है, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, और जिसके पास बहुत अच्छी जॉब थी वो भी लोन्स नहीं लौटा पा रहे थे। और वैसे हुआ पूरा का पूरा लेमन ब्रदर का क्राइसिस, और ऐसा मानना है कि वहीं से बॉर्न हुआ होगा सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो पॉसिबल है कि एक वो पर्सन हो जो एक अच्छा जॉब कर रहा हो, मे बी कोडर हो सकता है, और ये प्रॉब्लम के कारण वो होमलेस हो गया, उसके पास जॉब होने के बावजूद वो होमलेस हो गया, और हो सकता है वो उसका गवर्नमेंट की तरफ बदला हो, और हो सकता है उसने बिटकॉइन को क्रिएट किया हो। सच कहे तो कोई नहीं जानता, बड़ी स्टोरी से हमें इतना आइडिया आता है कि सतोशी नाकामोटो या तो कोई मिडिल क्लास पर्सन था जो गवर्नमेंट से बदला लेने के कारण इस मार्केट में बिटकॉइन लेके आया, या फिर कोई बहुत ही रिच पर्सन हो सकता है जो अभी तक इसको सेल नहीं कर रहा है। अब कौन है ये पता नहीं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी देके गया जिसके कारण पूरा का पूरा यूनिवर्स आज के टाइम पे हिल गया है। Who is Satoshi Nakamoto? अब सतोशी नाकामोटो कौन है? कुछ लोग कह रहे कोई जापानीज प्रोग्रामर था, कुछ लोग कह रहे अमेरिकन या ब्रिटिश हो सकता है उसकी लैंग्वेज को देख के, कुछ लोगों का मानना है कि सतोशी एक पर्सन नहीं एक टीम है। अब असलियत कोई नहीं जानता, लेकिन 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा किया है वो सतोशी है, या फिर कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो सतोशी हो सकता है। जैसे एक सस्पेक्ट जिसका नाम है हेल फिनी, जिसको बिटकॉइन का जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन था वो रिसीव हुआ था। यूजुअली लोग ऐसा मानते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव हुआ था वही पर्सन सतोशी नाकामोटो हो सकता है, लेकिन वो साफ साफ मना करता है कि वो सतोशी नहीं है। कुछ लोग मान रहे हैं निक ज़ाबो हो सकता है, जो कि बिट गोल्ड का क्रिएटर था, तो हो सकता है उसने बिटकॉइन बनाया हो। देयर इज़ अ गाय कॉल्ड क्रिग राइट जिसने क्लेम किया था कि वो सतोशी नाकामोटो है, लेकिन वो कभी प्रूव नहीं कर पाया। और बाकी काफ़ी लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं कि ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है। कुछ लोग ने फ़ोटो देखी होगी, वो एक बूढ़ा अंकल है, वो सतोशी नाकामोटो हो सकता है। अब सतोशी नाकामोटो कौन है वो किसी को नहीं पता। हमें समझना ज़रूरी ये है कि उसने 2009 से लेकर 2011 तक तो लोगों से बात करी,
उसने लोगों को रिप्लाई किए एंड फिर उसने 2011 में एक मैसेज किया कि आई मूव टू अदर थिंग्स, और फिर हमेशा के लिए सतोशी अपनी लेगेसी को छोड़ के चला गया। सोचो एक ऐसा पर्सन जो आज के टाइम पे वर्ल्ड का 10th रिचेस्ट पर्सन है, शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, हो सकता है वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर बन जाए। कोई नाम नहीं, कोई फेम नहीं, कोई अवार्ड नहीं, कोई फंक्शन नहीं, जस्ट वन लेगेसी एंड वन वर्ड कॉल्ड बिटकॉइन। What is the purpose of Bitcoin? पर्पस ऑफ बिटकॉइन, क्यों बिटकॉइन बना? तो लोगों का ऐसा मानना है, तो बिटकॉइन का सिंपल अगर वन लाइन आंसर करें तो लोगों के लिए बना हुआ पैसा जिसका यूज सिर्फ लोग करेंगे, जिससे प्रॉफिट सिर्फ लोगों का होगा। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, ये सेंट्रलाइज्ड है। हमेशा एक आम इंडिविजुअल के साथ, हमेशा मिडिल क्लास के साथ जागती होती है, हमेशा उस पर्सन के पास पैसा नहीं बचता, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कभी भी रिच पर्सन नहीं फंसता, ना बहुत ज़्यादा गरीब फंसता है, सिर्फ मिडिल क्लास फंसता है। तो गोल ये था कि लोगों को उनका पैसा या फिर उनके पैसे का हक उनके पास खुद रखना। क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा रखा है और बैंक बंद हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपने कोई भी बैंक पर सपोज 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा के रखी है, अगर वो बैंक बंद हो गया तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। सो आपका पैसा हो सकता है आप उसका अच्छे से यूज़ ना कर पा रहे हो, और हो सकता है कि ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आज हो रही है, फ्यूचर में और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो उसका एंड गोल ये था कि हम लोगों तक लोगों का पैसा पहुंचाए और लोग ही उसको होल्ड करें। लेकिन सतोशी का ये विजन अब तक चल रहा है 15 साल तक, लेकिन फ्यूचर में ये विजन सतोशी का नहीं चलेगा। विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 4। Why Satoshi Nakamoto disappeared? अब सतोशी नाकामोटो डिसअपियर हो क्यों गया ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, बट यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई इंसान कोई बहुत ही बड़ा इनोवेशन करता है, कोई ऐसा इनोवेशन जो कि 10 साल, 20 साल, 50 साल तक हिस्ट्री में कुछ अच्छा नाम छोड़ेगा, अगर वो पब्लिक में आता है तो 2 तरीके से आ सकता है। या तो वो गवर्नमेंट के साथ काम करे, या फिर वो अगर पब्लिक में आता है इंडिविजुअल काम करके तो उसको एंड ऑफ द डे लोग मार देते हैं। ये हिस्ट्री में देखा गया है। अब सतोशी नाकामोटो ने जो काम किया था ना, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, और अब देखो तो गवर्नमेंट को उसने हराया है। आप अगर आज नोटिस करो तो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट सतोशी नाकामोटो के सामने हार चुके हैं, इसीलिए वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई तूने जो भी बनाया, आई थिंक हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे, आई थिंक हम उसको होल्ड करेंगे। आज के टाइम पे बिटकॉइन को गोल्ड की तरह दर्जा दिया जाता है, यूएसए के ट्रेजरी में बिटकॉइन को रखा जाता है। एंड सतोशी नाकामोटो ने आई थिंक बहुत ही एक अच्छी चीज़ की, क्योंकि हर एक अमीर आदमी सिर्फ 2 चीज़ चाहता है। पहला सिक्योरिटी, वो चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और नंबर 2 वो सबको आंसरेबल नहीं होना चाहता, यानी कि वो नहीं चाहता सबको जवाब देता फिरे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है। समझो गाइस, आज बिटकॉइन को लगभग 15-16 साल हो गए, अभी भी पूरे वर्ल्ड में लगभग 70% लोग ऐसे होंगे जो बिटकॉइन के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे या फिर इन्वेस्ट भी नहीं करते होंगे। तो अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो सोचो उस टाइम पे तो समझना कितना मुश्किल होगा। सो इसलिए सतोशी नाकामोटो डिसअपियर हो गया, एंड अब ये एक थ्रेट बन चुका है बिटकॉइन के लिए ही। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर सतोशी नाकामोटो कल जागता है, यानी कि कल अगर वो उठता है, यानी कि उसके वॉलेट अगर एक्टिव हो जाता है, तो उसके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। अगर वो मार्केट में डंप कर देगा तो हो सकता है पूरा बिटकॉइन का मार्केट क्रैश हो जाए, हो सकता है ब्लैक रॉक शायद सारे के सारे बिटकॉइन बाई कर ले, ये पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो मार्केट एक दिन के लिए पूरा का पूरा स्टॉप हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। तो अब सतोशी नाकामोटो, यूएस गवर्नमेंट या फिर एक इंडिविजुअल या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज सेंट्रलाइजेशन के लिए थ्रेट बन चुका है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि सतोशी नाकामोटो को फिनिश करना। अब सतोशी नाकामोटो कौन है ये तो हम पता नहीं लगा सकते, तो लोग फिनिश कैसे कर रहे हैं अब उसको समझते हैं। और ये एग्जैक्ट बात उसमें बताई गई थी जो वो आर्टिकल था ट्विटर पे, जिसको डिलीट करवा दिया गया। सो आज के टाइम पे सतोशी के पास है नियरली 1.1 मिलियन बिटकॉइन। अब ब्लैक रॉक, फिडिलिटी, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी, ये सब लोग हो सकता है ये प्लान कर रहे हो कि वो $1.1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर ले, क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर अगर सतोशी फ्यूचर में आके भी बिटकॉइन डंप करता है तो वो पैसे को कभी अपने पास ले नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पैसा सेंट्रलाइज एक्सचेंज से उसको लेना पड़ेगा, तो विड्रॉ नहीं कर सकता। और कहीं पे भी अगर एक्सचेंज पे आएगा तो उसको ब्लॉक करवा देंगे, ताकि ये सबसे बड़ा थ्रेट जो आज के टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट पे है, जो कि सतोशी नाकामोटो जाग गया तो क्या होगा। और नंबर 2, आज के टाइम पे आपने सुना होगा स्मार्ट कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, जिसको क्वांटम कंप्यूटर्स बोला जाता है, उसकी आज के टाइम पे बात हो रही है। तो मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक पर्सन ने ऐसा पब्लिक में अनाउंसमेंट किया है कि हम ये चाहते हैं कि अब सतोशी नाकामोटो का जो वॉलेट है उसको फ्रीज़ कर दो, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि सतोशी नाकामोटो का वॉलेट लोगों के सामने आए, कि अगर वो आ गया तो जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने लोगों ने भरोसा किया, उस सब का क्या होगा, वो कोई नहीं जानता।
और क्वांटम कंप्यूटर्स जो लोग इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सब लोगों का अभी मानना है कि हम 2027 तक सतोशी नाकामोटो के वॉलेट को हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शायद ये फ्रीज़ होना एटलीस्ट 2-3 साल में पॉसिबल नहीं है। वापस बात पे आते हैं, इसीलिए ब्लैक रॉक, फिडिलिटी, माइक्रो स्ट्रेटजी ऑल टाइम हाई पे चला गया है। बिटकॉइन कॉन्टिन्यूस ऑल टाइम हाई बना रहा है, फिर भी वो लोग हर ऑल टाइम हाई पे बाई कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने क्यूमुलेटिव यानी कि सब ने मिल के अगर 5 मिलियन बिटकॉइन को मे बी 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अगर एक्यूमुलेट कर लिया तो अब सतोशी नाकामोटो का डर खत्म हो जाएगा। अगर वो सेलिंग भी करता है उसके वॉलेट को वहीं पे फ्रीज कर दिया जाएगा और एंड में उसके पास जो भी बिटकॉइंस है वो डिसअपियर हो जाएंगे। और अगर इस तरह से आप मैथ करो तो आपको ये समझना पड़ेगा, और यही मैथ के कारण, यही चीज़ के कारण इस बार बिटकॉइन का जो साइकिल था वो ब्रेक हो चुका है। 2022, 23, 24, 25 का जो साइकिल था वो ब्रेक हो चुका है। ऑल सीजन नहीं आई, बिटकॉइन ऑल टाइम में बना रहा है और सारा का सारा जो बाइंग आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ETFs के थ्रू आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, सतोशी नाकामोटो वापस आ सकता है? अगर आ सकता है तो ये लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे? क्या वो लोग उसके बिटकॉइंस फ्रीज करेंगे? क्या वो लोग उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसका लोकेशन ट्रेस किया जाएगा? या फिर ये सब कुछ नहीं होगा, क्वांटम कंप्यूटर हो सकता है बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर दे और सतोशी का वॉलेट पहले ही फ्रीज हो जाए? या फिर ये भी पॉसिबल है कि बिटकॉइन नेक्स्ट 10 साल 15 साल तक कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहे? कि माइकल सेलर ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उसका टारगेट है बिटकॉइन को लेके $13 मिलियन पर बिटकॉइन। और आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सतोशी का जो विजन था 15-20 साल तो चला, लेकिन अब उसका विजन धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि ब्लैक रॉक या जो भी इंस्टीट्यूट्स है, उन सब ने मिलकर बिटकॉइन को कंट्रोल कर लिया है और आज के टाइम पे प्राइस भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सतोशी नाकामोटो जिंदा होगा, मर चुका है? आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के बारे में, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप पूरा क्रिप्टो समझना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट मार्केट कैसे काम करती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरे यूट्यूब का आपको लिंक दूंगा। उस 1 घंटे के कोर्स को पूरा देखना ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये क्रिप्टो मार्केट काम करती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे अपने थॉट जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून।